हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब छात्र बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। और तैयारी बेहतर चलना ही चाहिए, क्योंकि अभी जो समय है वो समय आपके पास बहुत कम है। आपकी परीक्षा बहुत जल्दी होने वाली है, तो समय का सदुपयोग आप लोग करें और अच्छे से पढ़ें, मेहनत करते चलें। सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखें, अपने दोस्तों यारों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। जब तक एग्ज़ाम है तब तक कुछ चीज़ों को त्याग दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है? उलझे नहीं, कामों को सुलझाएं और मेहनत करते चलें। मेहनत का फल एक दिन बहुत अच्छा मिलता है, तो इसलिए मेहनत बहुत ज़रूरी है। और MPPT के नोट्स लेने वाले जितने भी छात्र हैं जिनने लिए हैं, उनसे बार बार यही आग्रह, सेल्फ स्टडी यदि कर रहे हो तो तैयारी में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे शानदार वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की। MPPT का प्रैक्टिस टेस्ट, आपको पता है समय समय पर प्रैक्टिस टेस्ट लाता रहता हूँ और आजकल प्रैक्टिस टेस्ट चल रहे हैं। मैंने आपको पहले ही रखा है कि पहले थ्योरी पढ़ें और थ्योरी अगर आपकी कंप्लीट हो गई है तो ही आप प्रैक्टिस टेस्ट को लगाएं। सीधे सीधे प्रैक्टिस टेस्ट पर ना पहुँचें, क्योंकि इससे आपका नुकसान हो सकता है। इसलिए पहले थ्योरी पढ़ें और इसके बाद प्रैक्टिस टेस्ट लगाएं। ठीक है ना? और प्रैक्टिस टेस्ट जितना हो सके उतना लगाना है, कमी नहीं करनी है, छोड़ना नहीं है। ठीक है ना? बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ जो हैं अब चल रही हैं, तो उनको भी आप लोग लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो कोई बच्चा अगर MPPT के नोट्स लेना चाहता है तो मोबाइल नंबर नीचे दे रखे हैं, उन पे आप कांटेक्ट करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। थ्योरेटिकल नोट्स आपको पूरे मिल जाएंगे। में से जीवाणु रोधक नहीं है? पोटेशियम परमैंगनेट, फिनाइल, लाइसोल या मैग्नीशियम सल्फेट। इनमें से कौन सी ऐसी दवा है जो जीवाणु रोधक नहीं है? लाइसोल, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम परमैंगनेट या फिनाइल, मैग्नीशियम सल्फेट। हरा चारा एवं गंधक है? तीव्र रेचक, हल्के रेचक, मृद रेचक या उपरोक्त सभी? तो हरा चारा और गंधक हल्के रेचक होते हैं। रेचक मतलब हल्के दस्तावर बोल सकते हैं इनको। रानीखेत बीमारी सर्वप्रथम कहाँ खोजी गई थी? फ्रांस, जोधपुर राजस्थान, रानीखेत बरेली, करनाल हरियाणा। वैसे इसका जो आंसर सही होगा रानीखेत होगा, लेकिन ये बरेली नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे। रानीखेत जो जगह है पहले जब खोजी गई थी, लगभग ये 1900 भारत की बात करें तो 1928 की बात है। रानीखेत बीमारी 1928 में भारत में देखी गई थी। और कहाँ पर देखी गई थी? रानीखेत नामक ये उत्तराखंड में एक जगह है, वहाँ पर इसको देखा गया था। बरेली बरेली नहीं है, ध्यान रखें, बरेली तो उत्तर प्रदेश में। क्रीम का अपेक्षित घनत्व क्या होता है? क्रीम का अपेक्षित घनत्व 1.032 या 0.72, 0.82 या 0.93। सब जानते हैं क्रीम का अपेक्षित घनत्व 0.93 होता है। फैट का भी यही है, तो फैट क्रीम लगभग एक ही चीज़ तो है। दूध का अपेक्षित घनत्व होता है, दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है आपको बताना है। 1.038 या 1.020, 1.050 या 1.030। दूध का अपेक्षित घनत्व बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1.030 होता है। गाय के भैंस के घी में फैट परसेंट कितनी होती है? वसा, घी में बात कर रहे हैं, दूध में नहीं, घी में 80% होता है, 85, 90 या 99? बताइए। गाय भैंस के घी में फैट 99 और 99.5 ही मानता हूँ मैं, तो वही सही हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। पानी की कठोरता दूर करने के लिए प्रयोग करते हैं किसका? क्षारीय शोधक का, अम्लीय शोधक का, जटिल फॉस्फेट या आर्द्रकारक का? तो बच्चों याद रखें, पानी की कठोरता दूर करने के लिए हम लोग जटिल फॉस्फेट का उपयोग करते हैं। निःशुल्क पशु दवा योजना का प्रारंभ वर्ष बताइए। निःशुल्क पशु दवा योजना का प्रारंभ वर्ष 2008, 2011, 2012, 2009। कब शुरू हुई निःशुल्क पशु दवा योजना? 2008। नेक्स्ट है आपका, रेनेट का प्रयोग दूध में किस दूध उत्पादन के निर्माण हेतु किया जाए? रेनेट क्या होता है? रेनेट एक एंजाइम होता है जो पशुओं के बछड़े के चौथे अमाशय से प्राप्त होता है, और इसका उपयोग मोस्टली क्या बनाने के लिए करते हैं? पनीर, खोआ, दही, मक्खन। तो रेनेट का उपयोग पनीर बनाने के लिए मोस्टली किया जाता है। चर्बन दांत होते हैं, चर्बन मतलब दाढ़ें जो होती हैं, मतलब चारे को चबाने के लिए जो होते हैं वो कितने मतलब क्या होते कैसे हैं? स्थायी होते हैं, अस्थायी, उपरोक्त दोनों, सभी असर। चर्बन दांत हमारे जो हम चाहे पशु की दाढ़ों की बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो पशु की दाढ़ें जो होती हैं वो स्थायी होती हैं। क्या होती हैं? स्थायी, यानी परमानेंट होती हैं।
भैंस की किस नस्ल के माथे पर सफ़ेद टीका होता है? आपने पता है कि गाय भैंस की दाढ़ें हमेशा रहती हैं, स्थायी परमानेंट, कभी नहीं टूटती हैं, वो रहती हैं। जब पशु मर जाता है ना बूढ़ा होने के बाद, तब भी उसके उसमें लगी रहती हैं। देखा होगा आपने, ढांचा जो होता है ना उसमें रहती है, परमानेंट होती हैं दाढ़ें, ये ध्यान रखें आप लोग। भैंस की किस नस्ल के माथे पर सफ़ेद टीका होता है? नीली रावी, मुर्रा, सूरती, जाफराबादी। आंसर क्या होना चाहिए बताओ? नीली रावी। नीली रावी में सफ़ेद टीका पाया जाता है। नेक्स्ट है बच्चों, गन्ना की खेती से संबंधित क्रिया कौन सी है? क्यूरिंग, प्राइमिंग, क्रॉपिंग या जिनिंग? तो गन्ना की खेती से संबंधित कौन सी क्रिया बताइए आप लोग? क्रॉपिंग। कौन सी क्रिया संबंधित है? क्रॉपिंग, याद रखें। जिनिंग आपका कपास से संबंधित है। प्राइमिंग आपका तंबाकू से संबंधित है, ये ध्यान रखें आप लोग। अंकुरण परसेंट को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? अंकुरण प्रतिशत को प्रोत्साहित करने वाला रसायन कौन सा है? एल्ड्रिन, जिब्रेलिक एसिड, साइटोकाइनिन या थायरम? अंकुरण परसेंट को प्रोत्साहित करने वाला रसायन है जिब्रेलिक एसिड। शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत क्या है? शुष्क खेती में फसल प्रबंधन का सिद्धांत, फसलों का चुनाव, किस्मों की चुनाव, बुआई का समय या उपरोक्त सभी। तो शुष्क कृषि में फसल प्रबंधन का सिद्धांत होता है किस्मों का चुनाव। वैरायटी जो है शुष्क वाली है, कैसी है? अधिक पानी चाहने वाली तो नहीं है। शुष्क कृषि हेतु बाजरा की उपयुक्त किस्म कौन सी है? WCC 75, RHB 90, MH 179, उपरोक्त सभी। तो आंसर सही है WCC 75, ये शुष्क हेतु बाजरा की सबसे बेस्ट किस्म है। CHS 6, CHS 14 किस फसल की किस्म है? तो CHS वाला जो पूरा कैटेगरी है ये आपकी बाजरा, जौ, ज्वार, मक्का किससे संबंधित है? ध्यान रखें, ज्वार की वैरायटी है। इसकी ज्वार, CHS लिखा आ जाए, ज्वार की, आंखें बंद करके लिख सकते हो। ग्वार का न्यूनतम अंकुरण परसेंट कितना होता है? 50%, 70%, 80%, दो जगह 88 दे रखा है। तो न्यूनतम अंकुरण परसेंट होता है 70, कम से कम 70% होता है। डोकेज का तात्पर्य क्या है? शुद्धता परसेंट, बीज का अंकुरण, अशुद्धता परसेंट या टेस्ट वेट? तो डोकेज का जो तात्पर्य होता है वो होता है अशुद्धता परसेंट, याद रखें आप लोग। प्रमाणित बीज के थैले पर किस रंग का टैग लगा होता है? सुनहरा पीला, नीला, सफ़ेद, काला? तो देखिए सुनहरा पीला जो होता है ना, ये आपका न्यूक्लियस सीड प्रजनक बीज पे लगा रहता है। सफ़ेद आपका जो है ना ये आधार बीज पे लगा रहता है। काला किसी पर होता नहीं, तो आंसर सही होगा नीला। प्रमाणित बीज के थैले पर नीला टैग लगा रहता है। ठीक है, चलिए। कपास का कुल है, बताइए कौन सा है कपास का कुल? मालवेसी, लेग्यूमिनेसी, कुकुरबिटेसी, सोल्ट, सब जानते हैं। तो मालवेसी कुल है कॉटन का। हर्षा, मैजरी, रोहिणी, मानसर बड़ी डिफ़िकल्ट वैरायटी हैं। किस फसल की हैं बताना है आपको? मक्का, गेहूँ, चावल या मूंगफली? हर्षा, मैजरी, रोहिणी, मानसर, दिमाग लगाइए। मक्का की वैरायटी है। किसकी वैरायटी है? मक्का की। धान की बोरो बुवाई बोने का समय क्या है? बोरो राइस 3 तरह के होते हैं। असमन बोरो, तो बोरो की बुवाई कब की जाती है पता होगा आपको? अक्टूबर नवंबर, जुलाई अगस्त, दिसंबर जनवरी या फरवरी मार्च? बोरो राइस की बुवाई का समय क्या है? दिसंबर जनवरी में। जौ की फसल है, जौ बोले तो बारले, ये कैसी फसल है? परपरागित, स्वपरागित, उपयुक्त दोनों या सभी? जौ की फसल परपरागित है, स्वपरागित है, उपयुक्त दोनों, ये सभी? बताइए बच्चों, तो ध्यान रखें स्वपरागित है, सेल्फ पोलिनेटेड क्रॉप्स। बात करें हम लोग नेक्स्ट, माधुरी किसकी किस्म है? माधुरी किसकी किस्म है? शंकर मक्का, संकुल मक्का, मीठी मक्का, सब ये सब? बहुत अच्छा प्रश्न है, याद रखें मीठी मक्का की ये महत्वपूर्ण वैरायटी है। धीर प्रकाश छिपी फसलों को कितने घंटे प्रकाश की आवश्यकता होती है? जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं उनके लिए कितना प्रकाश चाहिए? 14 घंटा से अधिक, 10 घंटे से कम? प्रकाश का प्रभाव नहीं, 10 घंटे से अधिक। तो याद रखें लॉन्ग डे जो प्लांट्स होते हैं उनके लिए 14 घंटे से अधिक प्रकाश की आवश्यकता होती है। ठीक है,
मूंगफली में हरिमाहीनता किस पोषक तत्व की कमी से हो जाती है? हरिमाहीनता मतलब क्लोरोसिस, पीले पड़ जाती है मूंगफली। लोहा, मैग्नीज, बोरोन या नाइट्रोजन? तो ध्यान रखें, मूंगफली यानी ग्राउंड नट में हरिमाहीनता लोहा की कमी से हो जाती है। अमरूद में फलोद्यान पद्धति में कतार एवं पौधों के मध्य कितनी दूरी रखते हैं? 11 मीटर, 21 मीटर, 15 मीटर या 8 मीटर? सिंपल सा है, 8 मीटर, कोई डाउट ही नहीं इसमें। तो बढ़ते हैं आगे। टमाटर के केचप में ब्लैक नेक बनने का कारण क्या है? टमाटर जब केचप बनाते हैं तो ब्लैक नेक बन जाता है, कारण क्या है उसका? फेरिक टेनेट, पोटेशियम साइट्रेट, फेरिक सल्फेट या सोडियम एसिटेट? तो याद रखें, टमाटर के केचप में ब्लैक नेक बनने का जो मुख्य कारण है वो ये है, देखिए आप लोग आंसर, फेरिक टेनेट। स्वॉर्ड लिली फूल का सामान्य नाम क्या है? डहेलिया, ग्लैडियोलस, जरबेरा या रजनीगंधा? स्वॉर्ड लिली फूल का सामान्य नाम होता है ग्लैडियोलस, को स्वॉर्ड लिली ही कहा जाता है। प्याज की कौन सी किस्म लवणता प्रतिरोधी है? मतलब pH 7 से ज़्यादा भी हो तो वहाँ पर भी इसको अच्छी प्रकार से उगाया जा सकता है। N53, पूसा रेड, पूसा वाइट या हिसार 2? तो प्याज की कौन सी किस्म बताइए आप लोग। आंसर इसका क्या सही होना चाहिए बच्चों? जी हाँ बच्चों, आंसर सही है हिसार 2। टमाटर की रोमा किस्म किस विधि द्वारा विकसित की गई है? टमाटर की रोमा किस्म स्थापित विधि, संकरण विधि, परिवर्तन विधि या वंशावली विधि? तो टमाटर की जो रोमा वैरायटी है ये आपकी संकरण द्वारा, हाइब्रिडाइजेशन द्वारा ये विकसित की गई है। कौन से फल में गडोरा अवस्था पाई जाती है? वाह यार, टमाटर, आम, खजूर, पपीता? वैसे खजूर है लेकिन खजूर हमारे सिलेबस में नहीं है, पर कोई बात नहीं, ठीक है। डायसोजेनिन किस फसल में पाया जाता है? डायोसजेनिन किस फसल में पाया जाता है? सौंफ, मेथी, धनिया, जीरा? तो ये मेथी में पाया जाता है, ध्यान रखें। केले के फल का रंग विकसित करने के लिए कौन सी क्रिया करनी चाहिए? क्रॉपिंग, डिग्रीनिंग, अर्थिंग अप या मल्चिंग? सब जानते हैं, केले फल में रंग विकसित करने के लिए हम लोग डिग्रीनिंग करते हैं। क्या करते हैं? डिग्रीनिंग। सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? सिल्वरिंग विकार किस फसल में पाया जाता है बताइए? शकरकंद, प्याज, बैगन या टमाटर? सिल्वरिंग विकार कौन सी सब्जी में पाया जाता है? शकरकंद, प्याज, बैगन, टमाटर? प्याज में पाया जाता है, ध्यान रखो। आलू में ताज़ा कटी हुई सतह पर भूरापन होता है, मेलाई क्रिया के कारण, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, कैरमलाइजेशन या किण्वन? तो एंजाइमेटिक ब्राउनिंग के कारण ये ऐसा होता है। कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है? इजराइल, जापान, भारत या चाइना? कौन से देश में सबसे ज़्यादा पॉली हाउस की खेती होती है? इजराइल करता है, जापान करता है, भारत करता है, चाइना? पॉली हाउस सब लोग जानते तो है ना, किसी को प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा, सब सिंपल है। और चाइना करता है सबसे ज़्यादा, ध्यान रखें, पॉली हाउस की खेती। निम्नलिखित में से कौन सी सब्जी में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है? ये तो बता ही देना, गाजर, मूली, बैगन, मिर्च? विटामिन सी सोच रहे होंगे खट्टा फल तो है ही नहीं है, खट्टी सब्जी भी नहीं है, अब क्या दें आंसर? सब समझ गए, मिर्च है। मिर्च तो चटपटी होती है लेकिन विटामिन सी सबसे ज़्यादा पाई जाती है इनमें, ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। प्याज की फसल अवधि कितनी होती है? प्याज की फसल अवधि 100 दिन, 120 से 130 दिन, 80 से 40 दिन या 140 से 160 दिन? देखो, अगर प्याज ही हमको लेना है, उसका बीज नहीं लेना है, वैसे अगर बीज लेंगे तो 2 वर्षीय हो जाएगी, लेकिन प्याज की फसल अगर लेते हैं तो वो अवधि होती है 120 से 130 नॉर्मली। आगे बात करें, मूली में गंध जो आती है किस तत्व के कारण आती है? मूली में गंध नाइट्रोजन, सल्फर, मॉलिब्डेनम या फास्फोरस? तो मूली में जो गंध आती है वो किसके कारण आती है बताइए बच्चों? सिंपल सा क्वेश्चन, सल्फर के कारण आती है। किसके कारण आती है? सल्फर के कारण। ग्लैडियोलस के एक घन कंद से कितनी बार फसल ली जा सकती है? 1 से 3 बार, 4 से 5 बार, 6 से 7 बार या 8 से 10 बार? ग्लैडियोलस के एक घन कंद से कितनी बार? ग्लैडियोलस आपको पता है एक फूल वाला पौधा है जनरली, तो उसके घन कंद से कितनी बार फसल ली जा सकती है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, याद रखें बच्चों, लगभग हम लोग 4 से 5 बार उसे क्या ले सकते हैं? फसल ले सकते हैं। किस औषधीय पौधे का उपयोग रेचक के रूप में? रेचक मतलब दस्तावर के रूप में किया जाता है मोस्टली? सनाय का, ईसबगोल का, तुलसी का या सफ़ेद मूसली का? तो ध्यान रखें, ईसबगोल का उपयोग हम लोग रेचक के रूप में करते हैं। वनस्पतिक उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक, दिल्ली, तमिलनाडु, देहरादून? तो वनस्पतिक जो उद्यान है वो कर्नाटक में स्थित है। आंवले के पौधे पर पुष्प किस महीने में आते हैं? जनवरी, मार्च, मई या जुलाई?
आंवले के पौधे पर पुष्प, ये बता चुका हूँ मैं शायद एक बार, अभी मार्च के महीने में आते हैं मोस्टली। आंवले में सुसुप्तावस्था कब समाप्त हो जाती है? जुलाई अगस्त, फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी, अक्टूबर नवंबर। तो आंवले में सुसुप्तावस्था, अच्छा सुसुप्तावस्था का मतलब तो जानते हैं ना, डोरमेंसी पीरियड कब आता है? फरवरी मार्च माह में ये समाप्त भी हो जाता है। दूध में शक्कर क्यों मिलाई जाती है? अगर कोई मिलावट करता है दूध में शक्कर मिला लाते हैं बहुत सारे लोग, क्यों करते हैं? एसएनएफ बढ़ाने के लिए, फैट बढ़ाने के लिए, मिठास बढ़ाने के लिए, उपरोक्त सभी। तो दूध में शक्कर इसलिए मिलाई जाती है कि आप लैक्टोज बढ़ जाएगा, लैक्टोज की मात्रा बढ़ जाएगी, यानी एसएनएफ बढ़ाने के लिए। एसएनएफ मतलब सॉलिड नॉट फैट, फैट को हटाकर बाकी पदार्थ बढ़ाने के। मर्दन तेल अरंडी का तेल, सरसों, तारपीन का, सरसों के तेल को बोलते हैं, ध्यान रखा। दूषित चारागाह के शुद्धिकरण हेतु नीले थोते की कितने % मात्रा का छिड़काव करते हैं? 2%, 3%, 5% या 10%? याद रखें 2% मात्रा प्रयोग करते हैं। संसार में मेरिनो ऊन, मेरिनो भेड़ की ऊन होती है, कितने % योगदान है इसका? 90%, 25%, 50% या 80%? संसार में मेरिनो ऊन का जो ऊन में जो योगदान है वो है 80% लगभग, 80% आपकी मेरिनो से ही प्राप्त होती है। टोड़ा एक नस्ल है, किसकी? भेड़ की, बकरी की, गाय की या भैंस की? टोड़ा खतरनाक नस्ल है टोड़ा, जो कि भैंस की है। इस पे लंबे लंबे बाल पाए जाते हैं और ये दूध के लिए नहीं पालते, बहुत कम दूध देती है, ये तो डरावनी भैंस लगती है लगभग। भेड़ क्या होती है? पॉलीएस्ट्रस, मोनोएस्ट्रस, बाईएस्ट्रस, इनमें से कोई नहीं। भेड़ पॉलीएस्ट्रस होती है। छिपी हुई गर्मी, हीट, ऋतुकाल मुख्यतः किस में पाया जाता है? बकरी, भेड़, भैंस या गाय? मतलब दिखती नहीं है। छिपी हुई गर्मी, जब गाय मध्यकाल अवस्था में आती है या भैंस आती है या भेड़ आती है, बकरी, तो उसका जो मध्यकाल का समय मतलब ऋतुकाल होता है, जो हीट पीरियड होता है, वो दिखता नहीं है। किस में पाई जाती है छिपी हुई गर्मी? याद रखें ये आपकी भैंस में पाई जाती है। किस में पाई जाती है? भैंस में। मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? मिनोरका नस्ल किस श्रेणी की है? अमेरिकन, इंग्लिश, मेडिटेरियन या एशियाटिक? अच्छा प्रश्न है। मुर्गी की मिनोरका नस्ल किस श्रेणी के, कौन से वर्ग में आती है? बताइए। ध्यान रखें बच्चों, ये मेडिटेरियन रीजन की है। कौन से रीजन की है? मेडिटेरियन। दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? दूध में कौन सा विटामिन गर्मी के प्रति सबसे अधिक प्रतिरोधक क्षमता रखता है? विटामिन ए, विटामिन B1, विटामिन सी या विटामिन B12? तो दूध में जो विटामिन है ए, विटामिन ए सबसे ज़्यादा गर्मी के प्रति प्रतिरोधक क्षमता रखता है। ए ग्रेड के बड़े अंडों का वजन, वैसे अंडे का जनरल वजन मैं आपको बता दूं 55 से 57 ग्राम तक रहता है जनरल, लेकिन ए ग्रेड की बात कर रहे हैं। 45 ग्राम, 55 ग्राम, 60 ग्राम या 70 ग्राम? बहुत सिंपल है, 60 ग्राम ए ग्रेड के अंडे होते हैं, बड़े बड़े। किस बीमारी के लिए गॉट टिश्यू वैक्सीन दी जाती है? गॉट टिश्यू वैक्सीन, खुरपका, मुंहपका, रिंडरपेस्ट, HS या ब्लैक वाटर? आंसर क्या है? रिंडरपेस्ट मतलब पशु प्लेग रोग में, पशु प्लेग रोग जो होता है वायरस से होता है, उसके लिए गॉट टिश्यू वैक्सीन लगाई जाती है। मोरबिली वायरस के द्वारा होता है, ध्यान रखो। गाय की दुग्ध नलिकाओं में, जी हाँ, जो मिल्क वेन होती है उनमें क्या पाया जाता है? दूध वाली नलिकाओं में, नली जो होती है दूध वाली, उनमें क्या पाया जाता है? बड़ा अच्छा प्रश्न, अच्छे लोटपोट खा जाते हैं इसमें। पानी, दूध, खून, दूध एवं खून? बताइए आप लोग। अब आप सोच रहे हो कि दूध ही होगा आंसर, जबकि दूध नहीं है, इसका आंसर सही है खून पाया जाता है दुग्ध नलिकाओं में, ठीक है ना, ये ध्यान रखा। अब कहो सर थन की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, ये मिल्क वेन जो आयन होता है ना, ऊपर जो नसें दिखाई देती हैं उनकी बात करें, नसों में तो खून ही रहेगा। मैरिनो भेड़ एवं चोकला भेड़ के संकरण से तैयार नस्ल कौन सी है? मैरिनो मेढ़ा और चोकला भेड़ दोनों का क्रॉस कराया तो कौन सी नस्ल प्राप्त हुई है? ध्यान रखें, कराकुल, चोकला, अविवस्त्र या अबिकाकालीन? इसका आंसर सही है अविवस्त्र। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितना दूध पीने की सलाह दी जाती है? 200 ml, 220 ml, 250 ml या 280 ml? तो याद रखें, प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दूध देने की सलाह, पीने की सलाह दी जाती है कितना ग्राम, कितने ml? 280 ml। और बच्चों इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, मनुष्यों द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का क्या उद्देश्य था? सवारी हेतु, वस्त्र हेतु, भोजन हेतु या उपरोक्त सभी? तो मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम पशुपालन का मुख्य उद्देश्य था भोजन के लिए।
ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं आपके। जितने भी क्वेश्चन कराए आपके लगभग 200 क्वेश्चन हो गए होंगे, कुछ कम भी रह सकते हैं, मैं ये नहीं कह सकता, कुछ अगर 8-10 कम रहे हो तो टेंशन लेनी बात वाली बात नहीं है। तो ये आपके लिए जो प्रैक्टिस टेस्ट था काफ़ी महत्वपूर्ण टेस्ट था और सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन थे, पशुपालन से भी, आपके उद्यान साथ हॉर्टिकल्चर से संबंधित भी और फसल उत्पादन से, तीनों से संबंधित पूरा टेस्ट था। अब इसी प्रकार के टेस्ट आपके चलेंगे, जो भी टेस्ट होंगे आपके 5, 6, 8 जो भी होंगे आपके लिए काफ़ी लंबे टेस्ट होंगे, 1-1 घंटे के समथिंग टेस्ट कराऊंगा मैं आपको और बड़े अच्छे टेस्ट हैं, लगभग 100-100, 200 क्वेश्चन लेके आऊँगा जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी प्रकार की हो जाए। ठीक है, चलिए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। देखिए अगर एक कमेंट मतलब एक यदि टेस्ट से लगभग अगर 10 क्वेश्चन भी एग्जाम में मिलते हैं तो हमारे लिए बड़ी बात है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार।